किन मेथड से बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन होता है? देयर इज 3 मेथड्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो इन तीनों मेथड से सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है और डीएनए एक्सचेंज तो नहीं कहेंगे, डीएनए ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल। ओके, एक्सचेंज तब कहते हैं जब जो है दोनों से एक साथ होता है, उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है, या उसको कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल जीन ट्रांसफर होता है। बहुत सारे डिफरेंस हैं। अगर हमें, जैसे हम पहले जब स्टार्टिंग में 9th में या 8th में पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, तो अगर जेनेटिक्स के बेसिस पे भी समझें तो भी कई सारे डिफरेंस हैं। एक तो जेनेटिक्स के बेसिस पे समझे तो जो जीन ट्रांसफर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, मतलब कि आगे के उसमें होता है, जनरेशन टू जनरेशन नहीं होता है, स्ट्रेन टू स्ट्रेन होता है। ओके, सेकंड ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल क्रॉस ओवर है, इट इज लेस इन बैक्टीरिया while more in यूकैरियोट। यूकैरियोट में सिंगल क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो डबल क्रॉसओवर हमें मिनिमम मिलते हैं, सिंगल क्रॉसओवर हमें उससे ज्यादा मिलते हैं, और नो क्रॉसओवर जो है सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटीज हमें यूकैरियोट के केस में मिलती है। बट इन प्रोकैरियोट डबल क्रॉसओवर इज मोर देन सिंगल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि डबल क्रॉसओवर से ही वो ज्वाइन होते हैं। अगर सिंगल क्रॉसओवर होगा तो क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाते हैं, ये नहीं होता है वो अटैच ना होके वो डिग्रेड हो जाता है। वाइल डबल क्रॉसओवर जिस पर्टिकुलर एरिया में वो होमोलोगस होगा, मान लीजिए कि ए बी वो पास में है और वो ए बी का ऑक्सोट्रॉप है, जो बैक्टीरिया रेसिपिएंट है वो ऑक्सोट्रॉप है ए बी का, और दूसरा बैक्टीरिया प्रोटोट्रॉप है ए बी का, तो वो जो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सोट्रॉप है उस ए बी को टेकअप कर लेगा, कैसे? बाय डबल क्रॉसओवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल क्रॉसओवर वो मैक्सिमम होती है। इवन डबल क्रॉसओवर से ही रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, ये कह सकते हैं। बैक्टीरिया में सिर्फ डबल क्रॉसओवर से ही रिकॉम्बिनेशन होता है, सिंगल क्रॉसओवर से रिकॉम्बिनेशन आपको शो ही नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक मैपिंग्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम जनरल क्वेश्चंस समझते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरियल जेनेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, डीएनए फ्रॉम ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विद जीनोटाइप A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस और E प्लस हाँ was isolated, यानी कि एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोटोट्रॉफ है, ऑल द जीन was isolated and used to transform a strain of bacteria that was auxotroph, मतलब कि वो it do not have A, B, C, D, E. Okay, they are A minus, B minus, C minus, D minus, E minus. यानी कि they cannot synthesize A protein, B protein, C protein, D protein, E protein. Okay, so इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या किया गया? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस को आइसोलेट किया गया। सर कृपया सबको म्यूट कर दीजिए सर। Okay, so now all are mute. Okay, so the transformed cells were tested for the presence of donated genes. The following genes are found to be co-transformed. Okay, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया गया
ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया होता है और एक बैक्टीरिया रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है। जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया अपने डीएनए को डिग्रेड कर देता है और सराउंडिंग मीडियम में उस बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो टेकअप कर लेता है वो बैक्टीरिया जो कि रेसिपिएंट होता है, यानी कि उस जिसके पास वो डीएनए ऑक्सोट्रॉप स्टेट में होता है। ठीक है, तो वो डीएनए आया और डीएनए आके उसमें को ट्रांसफॉर्म्ड फ्रीक्वेंसी जो मिली वो A+ एंड D+ साथ में जा रहे हैं। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि देखिए को ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 जीन या मोर देन 2 जीन, जब 2 जीन या 3 जीन या सो ऑन कई सारे जीन एक साथ जा रहे हैं तो उनको कहते हैं को ट्रांसफॉर्म। मतलब दो लोग या 3 लोग साथ में जाने का मतलब वो को एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं ना, साथ में रह रहे हैं। तो को ट्रांसफॉर्म्ड सबसे पहली स्टेज में फर्स्ट में ए और डी दिख रहे हैं, ओके। सेकंड में आपको बी और ई दिख रहे हैं, थर्ड में सी और डी दिख रहे हैं और फोर्थ में सी और ई दिख रहे हैं, ओके। तो ये 4 है जो कि साथ में को ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब कि ए एंड डी आर क्लोज टुगेदर, सेकंड बी एंड ई आर क्लोज टुगेदर, सी एंड डी आर क्लोज टुगेदर एंड सी एंड ई आर क्लोज टुगेदर। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने कल भी बताया था कि को ट्रांसफॉर्म्ड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी को ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा, ओके। और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसे को ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा, ओके। तो इसका मतलब कि ये को ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि इनके बीच, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, दे आर क्लोज। बी और ई को ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कम है, इनके बीच की डिस्टेंस कम है, दे आर क्लोज टुगेदर। तो अगर हम मैप बनाना चाहें तो पहले हम कॉमन चीजें देखते हैं। कॉमन क्या देखते हैं? जैसे कि हमने थर्ड और फोर्थ को देखा, तो हेयर इज सी, सी देखिए, सी इज विद डी एंड ई, दो के साथ को ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब कि सी इज इन बिटवीन डी एंड ई, सी इज इन बिटवीन डी एंड ई, तभी वो दोनों के साथ को ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वो इस तरीके से सेगमेंट चला गया हो सी डी, सेकेंड टाइम हो सकता है कि वो इस तरीके से सेगमेंट चला गया हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ हम ये कह सकते हैं कि जो जीन ऑर्डर होगा वो ये हो सकता है। सेकंड क्या कह सकते हैं? सेकंड कॉमन देखते हैं हम, सेकंड हम कॉमन देख रहे हैं कि ई और ये ई, यानी कि सेकंड और फोर्थ में ई कॉमन है और ई किसके साथ कॉमन है? सी और बी के साथ। इसका मतलब कि ई इज इन बिटवीन सी एंड बी, ओके। यानी कि ये हो सकता है सेकेंड स्टेज में इसका ये सेगमेंट गया हो, ओके, एंड फोर्थ स्टेज में इसका सेगमेंट ये गया हो, ओके। तो इसका मतलब कि E इज इन बिटवीन C एंड B। अब बचता है AD, ओके। तो A इज क्लोज टू D, इसका मतलब कि A जो है D के पास होगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर दिख रहा है वो आ रहा है ADCEB ऑन द बेसिस ऑफ दिस को ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं उसमें, तो ए डी सी ई बी वो मिल रहा है हमें। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम इसको अगर एक्सप्लेन भी करना चाहें तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, क्लास 3 एंड 4 के बेसिस पे सी इन बिटवीन डी एंड ई, क्लास 1 एंड 3 के बेसिस पे सी इज सॉरी डी इज विद ए, और अकॉर्डिंग उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ए डी सी ई बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है? तो इजी क्वेश्चन है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो हम इसको छोड़ के चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन है इंटरप्टेड मीटिंग का, कि हम क्या कर रहे हैं, एक डोनर स्ट्रेन ले रहे हैं, एक रेसिपिएंट स्ट्रेन ले रहे हैं, और उसके बाद उसको बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बाय किचन ब्लेंडर या कोई भी प्रोसेस से हम उसको बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं और फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द अनइंटरप्टेड मीटिंग। चलो खैर, इन्होंने अनइंटरप्टेड मीटिंग की है, यानी कि इंटरप्ट भी नहीं किया है, उसको पूरी तरीके से स्कोर किया है। तो अनइंटरप्टेड मीटिंग 4 HFR स्ट्रेन वर एनालाइज्ड। 4 स्ट्रेन दे रखे हैं, दिस इज HFR1, दिस इज HFR2, दिस इज HFR3 एंड दिस इज HFR4। So 4 HFR strain were analyzed for the sequence in which they transmitted a number of different genes to a strain. Each HFR strain was found to transmit its genes in a unique order as summarized in the table. तो हर strain में जैसे HFR1 है तो वो A, B, D, F, H इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ए फर्स्ट ट्रांसफर हो रहा है, फिर बी ट्रांसफर हो रहा है, फिर डी ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं। फिर फोर्थ में एफ, और फिफ्थ यानी कि लास्ट में एच। इसमें दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट टू लास्ट। ओके, इसी तरीके से सेकंड में देखिए तो बी पहले ट्रांसफर हो रहा है, फिर ए, फिर एल, फिर एम और फिर के। थर्ड में एम, के, जे, जी, एच, और फिर फोर्थ में आप देखेंगे तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन दिखेगा, एफ, एच, जी, जे, के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन HFR स्ट्रेन के अकॉर्डिंग अब हर एक स्ट्रेन का एक डीएनए तैयार कर लेना है। ओके, हमें पता है कि बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर होता है। ओके, तो हमने एक सर्किल बना लिया, और सर्किल बनाने के बाद सबसे पहले एक एरो बनाया। ये एरो बताता है एफ फैक्टर को। क्या बताता है? एफ फैक्टर, कि किस तरफ वो जाएगा। तो इस एरो के बाद सबसे पहले जीन जा कौन सा रहा है? सबसे पहले जीन जा रहा है ए। ओके, फिर जीन कौन सा जा रहा है? फिर जा रहा है बी। ऑर्डर ऑफ जीन दे रखा, उसी के ऑर्डर में हम बना लेंगे। फिर थर्ड में कौन जा रहा है? वो जा रहा है डी। फोर्थ में जा रहा है एफ, और फिफ्थ में जा रहा है एच। तो एरो ये डिटरमाइन करता है, जैसे ये एरो इस तरीके से है, फिर इस एरो के बाद ही जीन आएंगे, क्योंकि एरो ही एफ फैक्टर है। कल जब हमने डायग्राम आपको बनाया होगा तो सबसे पहले दिखाया होगा कि एक निक रीजन होता है, निक रीजन से फिर एफ फैक्टर वहां से ट्रांसफर होता है सबसे पहले, और फिर एफ फैक्टर के बाद जो जीन होगा वो उसके बाद ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद जो जीन होगा वो उसके बाद ट्रांसफर होगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ जीन दे रखा है, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें एफ फैक्टर का एरो सही जगह रखना है। तो हमने एफ फैक्टर का एरो ए के पहले रख दिया, क्योंकि ए उसके बाद आ रहा है। इसी तरीके से हम सारे HFR बना लेंगे।
ये हमने HFR बना लिए, HFR1 बना लिया। HFR2 में हमने देखा कि पहले B आया था, फिर A, फिर L और फिर M और फिर K, तो B A L M K। तो हमने बनाया B A L M K और एरो जस्ट B के पहले लगा दिया। ओके, थर्ड में हमने बनाया MKJGH, यानी कि एरो इज जस्ट बिफोर M, यानी या फिर इन फ्रंट ऑफ M से पहले लगाएंगे, MKJ का सीक्वेंस होना चाहिए। तो हमने बनाया ये MKJGH और एरो लगा दिया M से पहले। फिर HFR4 में F के पहले हमारा F फैक्टर यानी एरो लग जाएगा, तो FHG इज द, देखिए ये एरो है FHGJK, यानी F से जस्ट पहले। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि which of one of the following correctly represent the gene sequence in the original strain from which the HFR strain were derived, as well as the place of integration and polarity of the F plasmid। अब इन्होंने कई 1 2 3 4 ये 4 सर्कल यानी कि DNA बनाया है, जेनेटिक मटेरियल है ये, और हमें इसमें बताना है कि पोलैरिटी ऑफ एफ प्लाज्मिड क्या होगा और जो ओरिजिनल स्ट्रेन है उसमें जीन का सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस हम कैसे निकाल पाएंगे, सीक्वेंस हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस HFR स्ट्रेन, जो HFR स्ट्रेन दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो हम HFR स्ट्रेन 1 2 3 4 को बना चुके हैं, तो इसी HFR स्ट्रेन के अकॉर्डिंग हम फाइनल अपना एक ओरिजिनल बैक्टीरियल जीनोम बनाएंगे। तो बैक्टीरियल जीनोम हमने बनाया कि जो अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप देखिए ABD, तो सीक्वेंस यही है ABD। ओके, फिर D के बाद F है, ओके, फिर H है, तो ABDFH सेम सीक्वेंस है, कोई चेंज नहीं है, वही सीक्वेंस है फर्स्ट वाले के HFR1 के अकॉर्डिंग A B D F और H। ये आ रहा था HFR1, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं यहीं पर HFR। आप भी जब बनाइएगा तो आप लिख दीजिएगा, तो जिससे आपको क्लियर रहेगा कि आपने फर्स्ट वाला बना दिया। मतलब ये हर चीज को क्लियर रखने के लिए है, फिर टाइम नहीं है तो आप, या आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर HFR2 के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो पहले B A फिर L M K, तो हम B को देखें B A L M K, यानी कि फिर जो HFR2 है वो ये है B A L M K, तो ये HFR सेकेंड हो गया, हम सीधे सेकेंड लिख देते हैं इसको, ओके, इसको 1 लिख देते हैं। फिर हम थर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो थर्ड में MKJGH, यानी कि ये यहां से स्टार्ट होता है MKJGH, तो दिस इज थर्ड। एंड फोर्थ के अकॉर्डिंग FHGJK, यानी कि ये यहां से स्टार्ट हुआ FHGJK, तो फोर्थ वन। तो हमारा सीक्वेंस कहीं से भी चेंज नहीं हो रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, एफ फैक्टर की पोजीशन यानी कि पोलैरिटी। फर्स्ट में HFR1 के केस में ये यहां पर होगा पोलैरिटी, यानी कि A पहले जाएगा, फिर B, फिर D, फिर F, फिर H। ओके, सेकंड के केस में सब B के बाद, मतलब B से पहले हम HFR का जो F फैक्टर है वो रखेंगे, उसके बाद BALMK, यानी कि उसके बाद जा रहे हैं BALMK इस सीक्वेंस में। इसी तरीके से थर्ड के केस में, यानी कि M बिफोर MK, तो जो सीक्वेंस है वो क्या है MKJ। तो
और लास्ट फोर्थ के केस में आप देखेंगे जो सीक्वेंस है वो FHG, यानी कि F से पहले ये F फैक्टर होगा। तो आपको सबसे पहले ये चारों बना लेने हैं, या ना भी बनाना चाहे तो आप डायरेक्ट इसमें बनाइए, सर्कल बनाइए, और सर्कल बनाने के बाद इसी में उसकी पोजीशन को, यानी कि उसके F फैक्टर को एरो से डिटरमाइन कर दीजिए। तो जो आपको ओरिजिनल फॉर्म मिलता है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो आंसर आपका इससे मैच हो रहा है वो है A से पहले हुआ, B से पहले हुआ, ओके, और फिर F से पहले हुआ, और ये यानी कि थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो इट इज सेम विद योर डायग्राम, ये आपके डायग्राम से बिल्कुल मिलता जुलता है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस इसकी पोजीशन को रख देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन और कैसे आता है, देखिए अब क्वेश्चन है एन इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बिटवीन HFR streptomycin sensitive A+B+C+ and F- streptomycin resistant A-B-C- स्ट्रेन। तो दो स्ट्रेन लिए इन्होंने, एक HFR स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन लिया जो कि प्रोटोट्रॉप था ABC के लिए, एंड सेकंड स्ट्रेन जो कि रेसिपिएंट यानी F- है वो इट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट and auxotroph of ABC strain. Okay, the genotype of majority of streptomycin resistant X conjugate after 10, 20, 30 minutes of interrupted mating is given below. तो इन्होंने किया क्या, इनको कल्चर किया, साथ में कल्चर करने के बाद इन्होंने एक पेट्री डिश में इसको बाद में पोर कर दिया। पोर करने पे वही कॉलोनी डेवलप हुई होगी जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट रही होगी। ओके, और उनको हर 10 मिनट में क्या किया कि वहां से एक एक सैंपल उठाया 10 मिनट में, उसको क्या किया कि फिर इंटरप्ट किया। इंटरप्ट करने के लिए कल हमने बताया था कि किचन ब्लेंडर या कोई भी फिजिकल मेथड अपना सकते हैं। तो इंटरप्ट करने के बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने उसका जीनोटाइप निकाला, फिर उसी तरीके से 20 मिनट में जीनोटाइप निकाला और 30 मिनट में जीनोटाइप मिला, और निकालने के बाद उनको 10 मिनट में A+ मिला, 20 मिनट में A+C+ मिला, और 30 मिनट में A+B+C+ मिला। ओके, तो नाउ अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस 10, 20, 30 मिनट्स जो भी टाइम टेबल आया उसके अकॉर्डिंग हमें जीन ऑर्डर बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका एक ग्राफ बना लेना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 10 मिनट में आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हमने क्या किया, हमने 10 मिनट में उसका ग्राफ बनाया। ओके, तो हम दो मेथड से कर सकते हैं। हम ये देख लेते हैं पहले कि 10 मिनट में देख रहे हैं हम कि सिर्फ A+ जा रहा है। ओके, 20 मिनट में यानी कि A के साथ उसके बाद C लगा होगा, इसका मतलब कि वो C जा रहा है। 30 मिनट में C के बाद B लगा होगा, तो इसलिए B साथ में जा रहा है। तो इसका मतलब जो जीन ऑर्डर होगा वो सबसे पहले, अगर हम इस तरीके से देखें एरो से, तो ऑर्डर ऑफ द जीन सबसे पहले A जा रहा है, और फिर C जा रहा है, और फिर लास्ट में B पहुंच रहा है। हम आसानी से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इस तरीके से भी हम इसको बना के एरो बना के A-C-B लिख सकते हैं, या फिर हम अगर और इसको समझना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं
इस ग्राफ से देख सकते हैं। ग्राफ में देखिए कि 10 मिनट में ए प्लस जा रहा है, ठीक है, 20 मिनट में सी प्लस जा रहा है और 30 मिनट में बी प्लस जा रहा है। यानी कि आपको ए सी बी ये ऑर्डर मिल गया। तो जीन ऑर्डर हम आसानी से निकाल सकते हैं उनकी टाइमिंग को देख के। अब ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें लगता है कि इस मीटिंग को यहीं पर स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि 2 ही मिनट हम लोग के पास बचे हैं। फिर हम नई आईडी जनरेट करके आपको फिर से इस पे अटैच करते हैं। ओके सर।